सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मेरा नाम है रूज अब्बास और मैं आज जब सुबह आ रही थी तो मैंने बहुत सारी जमाइयाँ ली और अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि प्लीज़ प्लीज़ बेड से निकलो। बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था, बट हियर आई एम ऑन अ संडे मॉर्निंग। और मैं जब आ रही थी सुबह तो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि कल व्हेन आई वाज कमिंग होम, यहाँ से मैं फारिग होकर जब मैं घर जा रही थी तो मैंने देखा था कि आई हैड टू स्टॉप ऑफ एट द मॉल एंड मेरे रास्ते में एक मॉल आता है, मैं वहाँ पे रुकी और वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि ऐसे लग रहा था कि शायद मुफ्त में चीज़ें बट रही हैं। पर आज हाउएवर जब मैं सुबह आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे एग्जैक्टली 3 गाड़ियाँ थी, वो भी नहीं थी। तो मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने कोई भी ईद की शॉपिंग करनी और मॉल जाना है, संडे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेनेवर द मॉल ओपन्स, आई थिंक 11 बजे खुलते होंगे, दैट्स अ रियली गुड टाइम टू गो बिकॉज कोई भी नहीं होता। सो यू नो दैट्स अ लिटिल टिप फ्रॉम मी। इसी के साथ यू नो आज का जो हमारा शो है उसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपैशन, जो कि रमज़ान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हमें अपने ज़िंदगी के अंदर हाईलाइट करना पड़ता है। हाउएवर ऐसा होता नहीं है और मसला ये होता है कि रमज़ान के अंदर लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, हम लोगों के टेम्पर्स जो हैं शॉर्ट हो जाते हैं, फ्यूज़ जो वैसे ही शॉर्ट होता है वो और शॉर्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें आई अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेशन होती है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, मगर थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, कंपैशन थोड़ा सा कंपैशन लाना चाहिए, सब्र लाना चाहिए। हम लोग बात करेंगे स्पेशली मियाँ और बीवी के रिलेशनशिप में जो सब्र होता है फॉर मेन एंड वेमेन। आई थिंक कि उसके अंदर सब्र से पहले सबसे ज़्यादा बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके अंदर एम्पैथी हो कि आपका पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, और अगर वो दिल के अंदर उसके लिए वो फीलिंग होगी, वो जज्बा होगा, तो यू विल आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। खैर एनीवेज़ ये सब बातें करेंगे हम आगे थोड़ा सा चल के। अभी फ़िलहाल मुझे आज का आपको बजट भी सुनाना है, और बजट सुनाने से पहले सॉरी मैं भूल गई थी कि मैं आज का सवाल जो है वो आपसे करना चाहती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे मियाँ बीवी के बारे में, तो मेरा आज का सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे कोई भी कॉल करके बताए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मैरिज के जो उनकी बीवी थी उनका नाम क्या था। अगर आप मुझे आप कॉल करके बताएंगे तो मेरे पास इफ्तारी के वाउचर्स हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा में है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कराची के लोगों के लिए बर्गर लैब, मेरे पास जशन बाय जिनसोय और जिनसोय के इफ्तार वाउचर्स हैं। तो आप लोग कॉल करें, मुझे सुपर आसान सवाल का जवाब दें। मेरे ख्याल में आज तो बच्चे भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे ये जीतें। मगर फ़िलहाल हम चलते हैं आज के बजट की तरफ। जल्दी करूँगी। ओके, आज का जो बजट है उसके अंदर फलों में सबसे पहले ये कमिश्नर कराची के दफ्तर से आया हुआ है, मैं बार बार आप लोगों को ये बताती हूँ। इसके अंदर केला जो है दर्जाए अव्वल का फ़ी दर्जन 93 रुपीज़ किलो है। गोल्डन सेब यानी कि वो जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा सेब होता है, ये वो होता है, ये फ़ी किलो है 153 रुपीज़ किलो। आड़ू जो है दर्जा अव्वल का वो है 123 रुपीज़ किलो। खजूर जो है असील ईरानी वो है 183 रुपीज़ किलो। तरबूज जो है वो है 38 रुपीज़ किलो। खरबूजा जो है वो है 51 रुपीज़ किलो। और अमरूद जो है वो है 123 रुपीज़ किलो। इसके अंदर फलों के अंदर कल में और आज में कोई तब्दीली नहीं आई, सबके रेट सेम रहे हैं। लेट्स सी कि कोई आगे फ्लक्चुएशन आती है। मैं दोबारा से बताती चलूँ कि ये वाले वो रेट्स होते हैं जो कि कमिश्नर के ऑफिस इशू करते हैं दुकानदारों को फॉलो करने का। अगर दुकानदार आपके एरिया में नहीं कर रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। बाय द वे दिस आई चेक्ड, सो यू कैन एक्चुअली कंप्लेन कि ये जो है रेट्स ये फॉलो नहीं हो रहे। उसके बाद इट्स अप टू द अथॉरिटीज़ दैट बी कि वो किस तरह हैंडल करते हैं। चलते हैं सब्ज़ी की तरफ जल्दी से। हमारे पास आलू जो है दर्जा अव्वल का वो है 36 रुपये किलो। प्याज जो है बड़ी वो है 22 रुपये किलो। प्याज के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ, हाउएवर आलू जो है वो 3 रुपये बढ़ गया है कल की निस्बत। टमाटर जो है दर्जा अव्वल का वो है 36 रुपये किलो। सेम टमाटर सस्ते हो रहे हैं भाइयों, मैं बता रही हूँ कि पीस लें आगे के लिए। मिर्च जो है वो है 123 रुपीज़ किलो। इसके अंदर 20 रुपये का इजाफा हुआ है। गर्मियों के अंदर वैसे मिर्च की जो क्रॉप होती है वो महंगी होती है क्योंकि जब तेज़ गर्मी होती है।
बट मिर्च की क्रॉप सस्ती होती है राइट बिफोर दैट, तो टाइम गुजर गया सस्ती वाली क्रॉप का। लीमू जो है दर्जा अव्वल वो है 253 रुपीज़ किलो, इसमें 10 रुपये की बढ़ा है इसका रेट। दोबारा से बताती चलूँ कि ये कमिश्नर कराची के ऑफिस से रेट्स हैं। अगर आप लोगों को इन रेट्स के अंदर कुछ ऊंचाई नीचाई लगती है, आप उनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, थोड़ी सी कंपैशन के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो चलते हैं दीन और दुनिया की तरफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं अफशां खालिद जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशां। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गोइंग टू ड्राइव राइट इन। मेरे ख्याल में कि इस बात के अंदर हमें फ़ौरन ही डाइव कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर कंपैशन यानी कि एक दूसरे के लिए दर्द, आई सपोज एज द क्विकेस्ट एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन फॉर द वर्ड, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? इसलिए कि पहली बात तो ये मैं शायद चाहूँगी कि इसको स्टार्ट लूँ इस तरह से कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इस रिश्ते को एक्सप्रेस किया है कुरान में। बिल्कुल। और सूरह रूम की आई थिंक दिस इज़ आयत नंबर 20 और 21, जिसमें अल्लाह ताला ने 3 वर्ड्स यूज़ करे थे कि एक अल्लाह की निशानी है कि उसने तुम्हारे ही नफ्सों में से ही इज़ मेड कंपेनियंस फॉर यू, जिसकी तरफ लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सकून हासिल कर सको। एंड देन ही यूज़ द वर्ड कि तुम दोनों के दरमियान बना दिया मवद्दा विच इज़ लव, अनकंडीशनल लव, एंड रहमा विच इज़ मर्सी। सो अगर किसी कपल को एक दूसरे की तरफ से सुकून मिलना है तो फिर उसके लिए पहली चीज़ विल बी कंपैशनेट, टू बी कंपैशनेट। बिल्कुल ठीक है। तो कंपैशन क्यों ज़रूरी होगा? इसलिए कि मुझे अपने स्पाउस से सुकून चाहिए है, वाइस वर्सा। तो वो मुझसे कैसे कंफर्टेबल फील करेगा अगर मेरे अंदर एम्पैथी ही नहीं होगी, या मेरे अंदर वो शौक ही नहीं है टू सी द बेस्ट इन हिम, या मेरे अंदर वो डिज़ायर ही नहीं है कि मैं उसकी सफरिंग को समझ सकूं अगर वो कहीं कंप्लेनिंग पर आ रहा है ना। मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है कि मैं उसके साथ एडजस्ट हो सकूं। तो अगर कंपैशनेट फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो सुकून कहाँ से आएगा घर में? बिल्कुल, है ना। और अक्सर हमने देखा है कि घरों में यही चीज़ें बहुत बोन ऑफ कंटेंशंस बनती हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, बात नहीं करता, मैं बात करती हूँ तो वो ऑफेंड हो जाता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड देन प्यार और फिर मर्सी, है ना। तो कंपैशन का मतलब इसलिए देखा जाए ज़रूरी है क्योंकि रिलेशनशिप को, और ये रिलेशनशिप को 1-2 दिन की नहीं होती है ना, टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं है, और इसको चलना है फॉर जनरेशंस। आपने अपनी लेगेसी छोड़नी है। तो जो कपल होता है उसको अपने इस रिलेशनशिप के अंदर एक एस्पेक्ट ऑफ सैक्रिफाइस कह लो या कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, उसके अंदर कंपैशनेट। तो हम देखते हैं कि समटाइम्स these things are like easier said than done। कुछ केसेस में कि आप कहें कि देखें, आप मुझे देखती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादती करता है, लेकिन आप मुझे ही कहती हैं कि तुम ही बर्दाश्त करो। दिस इज़ नॉट कंपैशन। ये दोनों की तरफ से कंपैशनेट एटीट्यूड तो नहीं होगा ना कि एक शख्स अगर ज़्यादती पर है और दूसरा जो है वो उसको सप्रेस किए जा। दिस इज़ नॉट कंपैशन। कंपैशन ये कि यू ब्रिंग इट आउट ऑन द टेबल, है ना। दोनों एक दूसरे के लिए इतनी फीलिंग्स रखें दैट दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ बोथ ऑफ देम, और वो उसी वक्त होगा कि वो बात टेबल पर आ जाए और बाहर निकाल दी जाए। और अगर वो बातें बाहर नहीं निकाली जाएंगी, आइदर स्पाउस अंदर ही रखे रहेगा, तो चांसेस हैं एक दिन बर्स्ट हो जाएगा और बहुत नेगेटिव बर्स्ट होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको बैलेंस रखा जाए। बैलेंस इज़ ऑल ग्रेट एंड फाइन, मगर कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, डेडलॉक्स आ जाते हैं जहाँ पे बिकॉज वो बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है वे सॉरी इज़ नॉट इनफ एंड आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम इज़ नॉट इनफ, बिकॉज नेक्स्ट टाइम का वो सेक्शन छोड़ा नहीं जाता, खत्म हो जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग रूज, अगर आप देखोगी तो हमारे यहाँ पे ना आई मीन सॉरी टू से हम लोग कन्वर्सेशंस को भी जज नहीं कर पाते। हमारी कन्वर्सेशंस में जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं वो इतनी अनकॉल्ड होती हैं बाज़ौकात कि वो छोटी सी बात को हम इतना ईगो प्राइड पर ले जाते हैं कि वो बैरियर्स डेडलॉक पर चले जाते हैं।
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने ईगो और प्राइड की बात करी। ये एक मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर मैंने नोटिस किया है हमारे माशरे में कि ये एक बहुत बड़ा किस्सा बनता जा रहा है, नॉट जस्ट इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स बट अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। इनफैक्ट राह चलते हुए लोग एक दूसरे को अपनी ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी सैड। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, अफशा से अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, इस सब्जेक्ट को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ बैठी हुई हैं अफशा खालिद जो कि हमसे बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं, मगर उससे पहले हम अपनी बात को कंटिन्यू करने से पहले मेरे साथ एक कॉलर है अफीफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक, ब्लैक सूट आप पे वो सूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपको और मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का अफीफ़ा। हमने आज का सवाल इसलिए आसान रखा है, खैर यू नो कि आई जस्ट वांट टू गिव इट अवे, संडे है क्यों नहीं। अच्छा जी अफशा, आई थिंक कि अब हम बात करते हैं कि अभी हमने बात करी कि यू नो सॉरी इज़ समटाइम्स नॉट इनफ। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल में वो थोड़ा आगे हम चले गए। अगर हमें एक दूसरे को खुश रखना है इन अ रिलेशनशिप, तो क्या टिप्स होंगी टू स्टे हैप्पी, टू कीप योर स्पाउस हैप्पी? आप अपने एंड से क्या कर सकते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग बीइंग की? देखो, सबसे पहली बात है, जैसे मैंने पहले कहा, ये 3 चीज़ें लानी पड़ेंगी उस रिलेशनशिप में। फॉर अ हैप्पी मैरिज कंपैशन तो रहेगा। अगर आपको दूसरे की फीलिंग्स ही की नहीं, एहसास ही नहीं है, तो वो हैप्पी लाइफ तो हो नहीं सकती। दूसरा ये कि द एस्पेक्ट ऑफ मर्सी लाना पड़ेगा, इसलिए कि अगर इफ़ आई हैव द एबिलिटी टू गिव इट बैक टू हिम, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक इट ऑन बिहाफ ऑफ अ वाइफ, ठीक है? ठीक है। इफ़ आई एम अ वाइफ एंड इफ़ आई फील कि आई हैव द एबिलिटी टू गिव इट बैक टू माई हस्बैंड जब कभी वो मेरे साथ ज़्यादती करेगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम, ठीक है, और आई एम गोइंग टू मेक इट 101 विथ हिम एवरी टाइम, एंड देन देयर इज़ ऑलवेज अ टिट फॉर टैट एटीट्यूड, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गो अगेंस्ट हैप्पीनेस के, फिर तो खुशी घर में नहीं आ सकती। इसलिए कि लव एंड सैक्रिफाइस गो विथ मर्सी। तो अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल टिप्स में आने के लिए, कि खुश रहने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये, एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं ना, पहली नज़र उस पर रखो। मैं और आप परफेक्ट नहीं हो सकते, हमें बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स होंगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज अ वाइफ। आई कांट से कि मेरे हस्बैंड में ही शॉर्ट कमिंग्स हैं और मुझ में कुछ नहीं है, नहीं, आई नीड टू लुक इन टू माई सेल्फ ऑल्सो। लेकिन हम दोनों को अपनी बेस्ट अच्छी बातों को एक तो पिक करना है, उनको एक्सप्रेस करना है। हमारे साथ ये होता है, हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड्स तो बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन अच्छी बातें अपने स्पाउसेस को नहीं बताते। किसका बिल्कुल भी बहुत हमारा अच्छा चैप्टर होता है डिस्कशन का, व्हेन फ्रेंड्स आर टुगेदर, व्हेन सिबलिंग्स आर टुगेदर, व्हेन मेका इज टुगेदर, कि हम एक दूसरे की बुराइयां जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, अच्छाइयां नहीं बताते। बट दैट्स हाउ सोसाइटी इज गियर्ड। आपको नहीं लगता है कि अभी हम खबरें अगर देखते हैं तो खबरों के अंदर अगर 10 खबरें होती हैं, उनमें से अच्छी खबरें कितनी होती हैं? मैं आपको पता है एक सच्ची बात बताऊं, यहाँ पे टेकिंग द एडवांटेज ओवर हियर, कोविड के केसेस में रिकवरी कम बताई जाती है, उसके नुकसान ज़्यादा बताए जाते हैं, हालांकि रिकवरी 80% से ज़्यादा है, लोगों को पॉजिटिव। सो एक चीज़ तो ये है कि पहले तो एक दूसरे की अच्छी हैबिट्स को एक्नॉलेज करें और एक्सप्रेस करें और उस पर उनको शाबाश दें इफ़ दे डिज़र्व इट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव है जो फॉर एग्जांपल वीकनेसेस हैं जो मुझे नहीं पसंद आ रही, पहले तो उनको एक्सेप्ट करो। हमारे साथ टसल उस वक्त शुरू होती है जब हम दूसरे की वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते और उसको फाइट आउट करने लग जाते हैं कि मैं इसको ठीक कर लूँगी। इस एस्पेक्ट को थोड़ी देर के लिए पीछे कर दें। एक्सेप्टेंस की वजह क्या है कि एक्सेप्टेंस के साथ सोल्यूशन आते हैं, ठीक है, और अनएक्सेप्टेबिलिटी के साथ फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि देखिए अगर वो कमा के ला रहा है और मैं घर बैठ के खा रही हूँ, तो वो मेरे लिए घर से बाहर जा तो रहा है ना कमाने के लिए, अब वो कम ला रहा है ज़्यादा, वो बहस नहीं है, लेकिन जो घर बैठ के उसके लिए
घर के काम कर रहा है और जो बाहर से लेकर आ रहा है सोर्स अंदर, दोनों के लिए इसके अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहनी पड़ेगी। व्हाट आई मीन इज़ कि इसमें ये जो हमारे ताने देने के एटीट्यूड होते हैं ना, तुमने किया क्या है, तुम करती क्या हो, यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, एक रिस्पेक्ट के लेवल पे रहना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि इफ़ एवर, क्योंकि देखें हालात कभी एक से नहीं रहेंगे, बिल्कुल हालात अप एंड डाउन तो होगा ना, हर वक्त तो अच्छे हालात नहीं होंगे ना, कभी बुरे हालात होंगे। उन बुरे हालात को अपनी रिलेशनशिप के आड़े नहीं आने दें। बाज़-औक़ात हम बहुत सी चीज़ों को समझते हैं ये हमारे फेवर में नहीं जा रही या ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम वहीं पर जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उसकी जॉब थी और जॉब चली गई है, जॉब चली गई है फॉर एनी रीज़न, ठीक है। अब मैं जजमेंटल तो नहीं हो सकती ना कि इसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इसकी जॉब चली गई है। आई हैव टू बेयर विथ हिम। वो जो बेयरिंग का एलिमेंट है ना कि अब अगर एक क्राइसिस आ गया है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की शादी हुई थी, उसकी शादी नहीं चली, रिश्ता हुआ था, रिश्ता टूट गया, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के भी अपने इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये एटीट्यूड निकल जाए कि मैंने अपने आप को इससे हटा लिया, तो फिर ये गाड़ी नहीं। तो यानी कि आप अपने पार्टनर को कभी ये बता सकते हैं कि योर बिहेवियर इज़ हर्टिंग मी, या आपने मुझे अगर मेरी फैमिली के सामने या अपनी फैमिली के सामने या बाजार के अंदर कहा कि चुप हो जाओ या यू नो ये क्या कर रहे हो, अक्सर इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं which become really embarrassing। तो क्या आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए चुपचाप let it go? बिल्कुल उस वक्त बताना चाहिए या बाद में? ये डिपेंड करता है कि मेरा लहजा कैसे होगा। उसको उस वक्त भी अगर मैं चाहूँ कि मैं अच्छे अंदाज में उसी वक्त करेक्शन दे सकती हूँ विदाउट एम्बैरेसिंग हिम अगेन। उसने तो एम्बैरेस कर दिया है ना, अब मेरा जवाब एम्बैरेसिंग नहीं होना चाहिए लेकिन कन्वे कर देना। लेकिन अगर आप पब्लिकली खड़े हैं और आप वहाँ थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं तो घर जाके ज़रूर बताइए, लेकिन उसी वक्त बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाक़या आज हुआ है और आप उसको 1 महीने के बाद याद करके बताएं, दैट्स रॉन्ग। बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सी बात ये होती है कि हम अंदर तो रख लेते हैं, फिर हम एक ऐसे टाइम पर उसको बाहर निकालते हैं जब उसका मौका नहीं था निकालने का, तो वो दूसरी चीज़ों को भी कंफ्यूज कर देता है। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर ये डोर खोलना पड़ेगा अगर हम समझते हैं कि हमने अपने रिश्ते को एवरलास्टिंग बनाना है। अच्छा, पेरेंट्स जो हैं वो हमारे कल्चर में ट्रेडिशनली हमेशा कॉशन करते हैं कि आप सब्र करें, झगड़ा ना करें, स्पेशली अपनी बच्चियों को ये कॉशन करते हैं। पेरेंट्स को क्या ऐसा हर वक्त कॉशन करना चाहिए अपनी बच्चियों को? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँगी हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में अपब्रिंगिंग लड़कियों की इसीलिए गई थी कि शायद हम उनको प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट हाउस। हमने कभी भी उनको अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश तरबियत के उसके अंदर जस्ट टू बी अ गुड ह्यूमन, लाइक मैं अगर अपने किसी दूसरे घर में जा रही हूँ तो आई हैव टू गो एज माई सेल्फ। माई पेरेंट्स डोंट नीड टू रेज मी कि तुम उस घर में जाके क्या करोगी और तुम उस घर में जाके तुम्हें तो सब कुछ बेयर करना है और तुम्हें ही खाना पकाना है और तुम्हें ही सबकी बात माननी है और तुम्हें हाँ यस 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 करना है, और अगर कोई तुम्हें कुछ कह भी दे तो तुमने आगे से कुछ नहीं कहना है ना। सो ये एटीट्यूड पेरेंटल तरबियत के 100% फेवर में नहीं जाता है, बिकॉज आपने एक रोबोट नहीं तैयार किया है। और वंस बिटन ट्वाइस शाय भी नहीं आपने एक जो मुसलमान है या एक फॉर दैट मैटर एनी ह्यूमन, इफ़ यू कैन सी समथिंग कमिंग एडवर्स आपकी तरफ, दैट डजंट मीन कि मारे खाते रहो सहते रहो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल, अच्छे माहौल में रवैया कैसा रखना, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी में आता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, रिजवान कराची से। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। अच्छा सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अफशा जो है वो बातचीत कर रही है। अगर आपको कोई कॉल करके अफशा से सवाल पूछने हैं तो ज़रूर प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा, कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं अफशान खालिद से। हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है अबाउट हाउ टू गो अबाउट सबसे मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग / वीक रिश्ता जो होता है दो इंसानों के दरमियान में, और वो है मियाँ बीवी का, और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी यही रिश्ता होता है। एनीवेज, इसके बारे में हम ज़रा थोड़ी सी और बात करेंगे, मगर अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं अरूज फातिमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज का जो आपने सवाल किया था उसका आंसर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ हज़रत खदीजा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका कोई सवाल अगर अफशान के लिए है, क्योंकि अफशान जाने वाली हैं, तो जल्दी से अगर कुछ पूछना है तो पूछ डालें। बस छोटी सी, बस उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी है, वही काफ़ी है। ऐसा कोई सवाल मेरे दिमाग में तो भी नहीं है, बट ये कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमसे शेयर की थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अरूज आपका कॉल करने का। एंजॉय योर इफ्तारी। हम लोग आपको एंड पे अपने शो के विनर्स अनाउंस करेंगे। अफशा, हमने आपसे जो हम बातचीत अभी कर रहे थे, आई थिंक वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन। अगर आप हमें ये बता सकें कि फॉरगिवनेस, और एक तो फॉरगिवनेस, एक किसी को माफ़ करना, और एक ये कहना कि मैंने गलती करी थी, आई एम सॉरी, ये दोनों चीज़ें मतलब कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर सो डिफ़िकल्ट both of them. yes, definitely. इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात सॉरी कहना भी बहुत मुश्किल लगता है, बट आई वुड से कि अगेन आई विल टेक इट बैक टू द कुरान। सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला ने बड़ी एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को एक्सप्लेन करके कह दिया है कि समटाइम्स यू विल सी दैट फ्रॉम योर स्पाउसेस एंड फ्रॉम योर चिल्ड्रन दे विल एक्ट लाइक योर एनिमीज़। Now, the word enemy is a very, very severe word in a relationship especially, right? लेकिन उसके लिए अल्लाह ने 3 वर्ड्स तो forgiveness के डाले, लेकिन उससे पहले एक लफ्ज़ डाला है, be careful, be alert, be conscious, but at the same time कहा कि वइन ताफ़ू व तस्फ़ू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। माफ़ भी कर दो, forgive भी कर दो, ओवरलुक भी कर दो, पनिश नहीं करना, उसको मेंशन नहीं करना, लेकिन उसको माफ़ कर दो, छोड़ दो। Why? Because जो घर की एक जो पैराडाइम है ना, उसको चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर कुछ नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, तो वो जैसे हमने बात की थी ना, सुकून भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, रहमत रहेगी, उसके अंदर फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी। और अल्लाह ने पहली बात ये कि अगर तुम्हें लग रहा है कि बार बार वहाँ से तुम्हें ऐसी चीज़ें आ रही हैं विच आर अनलाइकेबल, अनडिज़ायरेबल, बी अलर्ट, मोहतात हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड के अंदर कुछ ऐसी आदत हैं जो अच्छी नहीं हैं, या वाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं, तो मोहतात हो जाएं। अपने आप को उसके आगे लिटा ना दें कि वो रोज़ ही उसी के ऊपर आपको जो है ना एक तरह से रोल करता रहे, नहीं। लेकिन इस रिश्ते को चलाने के लिए बी फॉरगिविंग, इसलिए कि इसके अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है ना, क्योंकि फिर आप देखें कल को मेरे से भी तो गलती होगी ना, और अगर मैंने आज अपना स्टांस बहुत रफ एंड बड़ा स्टॉन्च रखा, तो कल को दूसरा भी नहीं मुझे स्पेयर करेगा। बट कभी कभी फॉरगिवनेस जो है, आई अंडरस्टैंड कि आपने आज चले फॉरगिव कर दिया, बट कभी कभी कहानी फॉरगिवनेस से ज़्यादा फिर एंड पे इट एंड्स वेयर यू वांट टू फिनिश द रिलेशनशिप, डिवोर्स की बात आ जाती है। तो क्या डिवोर्स लेना सही बात है, गलत बात है? देखिए, पहली चीज़ तो ये अरूज कि अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों में रखा है डिवोर्स को। इट इज़ हलाल, इट इज़ जायज़, इट इज़ राइट, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट डिज़ायरेबल। यस, ये उन हलाल चीज़ों में से है जिसके लिए ख्वाहिश नहीं की गई, यानी कि ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप कि ये टूटे ना, घर टूटने ना पाए। जब एक घर की नीयत हो जाएगी कि इसको बसाना है, चलाना है, तो फिर आप उसमें प्यार, मोहब्बत, कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें लाएंगे। लेकिन समटाइम्स इट्स नॉट द केस। डिवोर्स का दरवाज़ा इसीलिए रखा है कि बाज़ुकात ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद, एंड व्हेन आई एम सेइंग इनको ट्राई करना, आई मीन सिंसियरली ट्राई करना, जेन्युइनली ट्राई करना, और अपने आप को भी उस कटहरे में बाज़ुकात खड़ा करना कि आपने भी कभी ज़्यादती की होगी, तो क्या आपने अपने आप को माफ़ किया, स्पेयर किया। उसके बाद अगर, एंड स्पेशली जहाँ वायलेंस आ जाए, जहाँ अब्यूज़ आ जाए, जहाँ अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ आ जाए, देयर इज़ बीटिंग, देयर इज़ सुबह शाम गाली गलोच, एंड देयर इज़ अ टेंशन है घर में, और माहौल बिल्कुल ऐसा हो जाए जिसमें बच्चे भी माँ बाप के आगे आते हुए
डरें या कतराएं या बोलते हुए डरें या देयर इज़ अ टोटल इनसिक्योरिटी, तो फिर यस, फिर ये दरवाज़ा खुला है। चलें, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट अप फॉर अस ऑल्सो। अब मैं मतलब जाते जाते अगर आपसे आप अपनी सारी की सारी ये जो हाउ टू गो अबाउट फॉर्मिंग अ गुड मैरिज एंड हैविंग कंपैशन इन इट, अगर उसके 5 या 6 की इंग्रेडिएंट्स होंगे तो वो क्या होंगे? 5-6 इंग्रेडिएंट्स यही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी इंटेंशंस को प्योर करें एक दूसरे के लिए। ठीक। बी सिंसियर विद वन अनदर। एक ट्रस्ट, ऑनेस्टी, उसी के अंदर फॉरगिवनेस एंड पेशेंस, जहाँ जायज़ ज़रूरत की पेशेंस, एंड एक्सेप्ट वन अनदर विद देयर गुड्स एंड बैड्स। सही। और जहाँ आप देखें कि ये चीज़ हाथ से निकल रही है तो उसको टेबल पे लाके एक्सप्रेस करें। I am so glad that you said that. Thank you so much, Afshan. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। Thank you so much for inviting. Thank you so much and we will call you again. और अगर नाज़रीन आप लोगों को भी कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो we will be calling Afshan again. आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपने सजेशंस। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग स्टोरी टेलिंग की तरफ चलेंगे और अब हम बात करेंगे कंपैशन बच्चों में कैसे लानी है। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैं आप लोगों को दोहराती जाऊं कि आज का मेरा जो सवाल है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था। मुझे कॉल करके अगर आप इसका जवाब देंगे तो मेरे पास इफ्तारी के वाउचर्स हैं जो कि वैलिड हैं पाकिस्तान के हर मेजर शहर से। सो आई हैव रेस्टोरेंट्स जो कि प्रिटी मच हर शहर में वैलिड हैं। अब हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं उन्होंने सेट पे हमें ज्वाइन कर लिया है। अमेजिंग किस्म की स्टोरी टेलर हैं, नीड्स नो फर्दर। अब मेरे ख्याल में उनको इंट्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब सबको ही पता है। जब जैसे मैं कहती हूँ स्टोरी टेलर तो एवरीवन नोज इमीडिएटली। हम चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ और अपनी कहानी सुनते हैं आज की। मेरे साथ मौजूद हैं आंटी ताशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ी सी परेशान। क्यों? रहमतों का महीना है मगर आसपास कुछ परेशानी है, मगर इंशाल्लाह ताला उसका इलाज भी है। तो पहले ज़रा थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे, मगर मेरे मतलब है कि घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे। परेशानी है मगर रहमान और रहीम है हमें देखने वाला। सही, बिल्कुल। आज की कहानी, हमारी पहली कहानी कौन सी है? अच्छा, पहली कहानी तो छोटी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करूंगी, और वो आप सबको पता है रहमान और रहीम। मेरे प्यारे बच्चों को सारे वक्त ये सुनते रहते हैं, मगर थोड़ा सा मैं भी बताना चाह रही हूँ कि अल्लाह के बेतहाशा नाम है, लेकिन एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला नाम है रहमान, यानी बड़ा रहम करने वाला। और फिर रहीम, रहम से भरा हुआ। ठीक है। फिर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कहा रब रहम क्या है, उन्होंने कहा कि रब्बुल, आप हमारे लिए रहमतों के लिए सबसे बड़े रब्बुल आलमीन, जिस तरह हमारे लिए बहुत रहमतों वाले हैं उनकी हर चीज़ में, हर ज़िंदगी में। तो छोटी सी पहले उनकी बात करना ज़रूरी है। और एक किस्सा मुझे अभी कल ही सुनाए थे कि इससे पहले कि इस्लाम पूरा फैला और ये, तो एक दिन हमारे प्यारे रसूल जा रहे थे और उनको एक ज़ईफ़ औरत नज़र आई, सामान बंद करके जा रही थी। तो उन्होंने कहा आप किधर जा रही हैं, मैं आपकी मदद कर लूँ? कहा नहीं नहीं, मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि सुना है एक मोहम्मद नामी शख्स आया है, वो हमारा मज़हब बदल रहा है। तो आपने उनको, हज़रत ने कहा लाए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और उनका सामान उठाकर बाहर गए। तो जब उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद। तब उन खातून को ज़ाहिरी बात है, अब देखे ना कि उनको मालूम था ये मुझसे भाग के जा रही हैं, लेकिन खैर ये। और फिर और हमारे एक कहानी ये है कि इससे पहले कि कहानी शुरू करूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किस्सा है कि वो रोज़ाना रात को एक जगह जाया करते थे, एक घर में।
तो आखिर सब ने पता किया ये करने कहाँ जाते हैं, काम करने कहाँ जाते हैं, तो पता चला कि एक ज़ईफ़ अंधी खातून है जिनकी वो खिदमत करने जाते हैं। लेकिन जब उनकी वफ़ात हो गई और हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने, उन्होंने भी कहा मैं वैसे ही करूँगा। और वो उनके घर जब गए तो उन्होंने, खातून ने एकदम से कह दिया कि वो जो पहले शख्स आता था जो मुझे देखता था वो जहाँ से चला गया है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? तो उनको पता चला कि जब वो मुझे खजूर खिलाते थे ना तो उसमें से गुठली निकाल के खिलाते थे। आपने सोचा कितनी प्यारी छोटी सी तो लगेगी बात, लेकिन कितनी बड़ी बात है, ये रहम की बात है। तो अब इतनी बातें तो करने की हैं, मगर एक मुझे बहुत पसंद आई है कहानी। जो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कहानी हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, कहीं नहीं जाइएगा। आंटी ताशी से मैं एक बात ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं वो अपने टीवी में, अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में और अपने वो टैबलेट्स के अंदर इतने ज़्यादा मगन हैं, मुझे लगता है कि कंपैशन जो है वो हमारे बच्चों में से निकल गया है। बिल्कुल, आपको लगता है? मुझे भी महसूस होता है, स्पेशली मैं तो टीचिंग लाइन में हूँ, है ना। लेकिन जिन बच्चों से मैं डील करती हूँ ना, उनमें अभी भी मौजूद है। तो और हम उसको पकड़ सकते हैं। गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं वैसे बड़ों को ब्लेम करूँगी उस बात कि वो समझते हैं पढ़ लिया, अच्छे स्कूल में चला गया, बच्चा पढ़ रहा है और वो अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं। रोल मॉडल जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो करोगे आपका बच्चा वो ही करेगा। तो पहले तो रोल मॉडल बने आप, और फिर हमारी प्यारी प्यारी कहानियाँ जो है ना, हमेशा से एक सारी, पता है मैं तो सोची थी जिसमें भी आप कहानी देखें, वो क्या है, इवन द स्नो वाइट एंड 7 डॉग्स, उसमें भी वो रहम दिल होती है, वो उन बोनों का ख्याल रखती है। हर कहानी में आप सुने ना, जो एक अच्छा वाला इंसान होता है ना कहानी का, वो हमेशा रहम दिल होता है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक कॉलर भी है, शहजाद मुगल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको अपना टीवी बंद करना कर दें, म्यूट कर दें अगर। Yes, I have done it. First of all, I would like to say thank you very much for such a nice transmission and such a nice messages. Thank you. I, Shahzad Mughal, also teacher in CBM. Oh wow! And I have been teaching there since 12 years. Wow! So, yes. So I really appreciate such a nice effort by you. The whole format of program. I just see you. मतलब एक दफ़ा मैंने आपको देखा और जस्ट अंदाज़ा लगाया और 5 से 10 मिनट कंटिन्यू किया है। फिर आपका ये नेक्स्ट सेगमेंट जो शुरू हुआ है कंपैशन से, तो आई जस्ट वुड लाइक टू से, ये मैंने जवाब देने के लिए तो फ़ोन नहीं किया, जवाब तो हज़रत खतीजा है, अम्मा खतीजतुल कुबरा, हज़रत खतीजा। 40 साल की उम्र उनकी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और शादी हुई थी, पहला निकाह हुआ था। बिल्कुल। बट द ऑल फॉर्मेट ऑफ प्रोग्राम, the purpose of program is to separate the positive message among the society. Bilkul. And you are doing the character building of all the nation. And thank I would you so like to be much. the part that means a lot, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. That means, that means the world. Thank you so much. And high praise indeed from somebody of your stature. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मुझे आंटी ताशी एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स थिंक ऑफ वन नाइस थिंग। आई थिंक काइंडनेस स्टार्ट्स कहाँ से होती है कि हम एक अच्छी चीज़ सोचें अपने सामने बैठे हुए इंसान के बारे में। तो अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो आप उसके बारे में एक अच्छी सी चीज़ सोचें, वाइस वर्सा। मैं और आंटी ताशी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और फिर एक दूसरे को बताते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं आंटी ताशी बैठी हुई। आंटी ताशी के बारे में मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आंटी ताशी बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है। इनका बहुत नरम सा दिल है। इन्होंने बहुत सारे चैरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिए हुए हैं और उनके लिए बहुत उतना ही हर प्रोजेक्ट के लिए फियर्सली फाइट करती हैं जितना फॉर द नेक्स्ट वन। सो यू कांट रियली टेल व्हिच वन शी इज़ मोर पैशनेट अबाउट। इट्स अमेजिंग थिंग टू वॉच। जी आंटी ताशी। अच्छा, और आपके बारे में अरूज, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप सबके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं और वो हमारे लिए आजकल बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली, जो हालात चल रहे हैं। तो और बहुत सारी बातें हैं मगर फिर वो कहानी का मौका नहीं मिलेगा। कहानी आज की कहानी क्या है? अच्छा, ये है मेरी बहुत पसंदीदा कहानी, पहाड़ जिसे चिड़िया अच्छी लगती थी, और ये है बुक ग्रुप की पब्लिकेशन। ठीक है। और कहा जाता है कि ये कहानी एक्चुअली असल में अंग्रेज़ी में लिखी थी एलिस मैक्लेरन ने, बट बुक ग्रुप को उनके राइट्स मिले हैं और इसकी ट्रांसलेशन की है आमरा आलम ने और तस्वीरें बनाई है अदील उस जफ़र साहब ने। अच्छा, अब कहानी बहुत प्यारी है, पहाड़ जिसे चिड़िया अच्छी लगती थी। और ये सिर्फ आप ये सोच के पढ़ लें कि पहाड़ कितना सख्त पथरीला चीज़ होती है और एक रहम और प्यार और मोहब्बत उसको कैसे पिघाल देती है, या क्या कह देते हैं, जैसे पिघला देती है। मेरे ख्याल में बेहतर ये है। अच्छा, फिर थोड़ी देर मैं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। एक रेगिस्तान के बीच में एक पहाड़ था जो बिल्कुल अकेला पहाड़ सदियों से, हज़ारा साल से था। सिर्फ उसको सूरज की रोशनी का पता था और बारिश के बारे में महसूस होता था, बर्फ़ पड़ती थी और हवा चलती थी। इसके अलावा कुछ भी उसको महसूस नहीं होता था। तारे निकलते थे, चाँद चमकता था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब पहाड़ को कि एक दिन एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया गुजर रही थी, चक्कर लगाती रही। फिर आके वो चिड़िया पहाड़ की चट्टान पे बैठ गई और उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। अब पहाड़ को पहली दफ़ा इतनी सुरीली आवाज़ सुनाई दी और उसको उसके नरम मुलायम से पर लगे, उसके पंजे महसूस हुए और उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक चिड़िया हूँ और मेरा नाम है खुशी। तो पहाड़ को बहुत अच्छा लगा और पहाड़ ने उसको पूछा कि खुशी, आप मेरे पास यहाँ रहोगी? खुशी ने कहा, देखो तुम तो चटियल बयाबान सी जगह हो, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं हर बहार में आती हूँ और मैं अपना घोंसला बनाती हूँ। फिर जी अब पहाड़ तो जारी बात है उदास हो गया, मगर चिड़िया का दिल था बहुत नरम और उसने महसूस किया कि मैं पहाड़ पे बैठती हूँ, आज तक किसी ने मेरी परवाह नहीं की, मगर इस पहाड़ ने मुझे पूछा। उसने कहा, अच्छा चलो ऐसे करती हूँ, हर बहार के मौसम में मैं आया करूँगी और मैं आकर आपके पास बैठा करूँगी, मगर मैं चली जाऊँगी, अपना घोंसला बनाना है। मगर आप तो सदियों हज़ारा साल से हो, हम चिड़ियों की तो छोटी सी ज़िंदगी है, मगर मैं अपनी हर बेटी का नाम खुशी रखूँगी और वादा है वो आपके पास आया करेगी। बस इसी तरह हुआ, हर बहार में एक खुशी आती थी, गुनगुनाती थी और फिर वो चली जाती थी। और इसी तरह हुआ 99 साल, 99 ईयर्स हो गए और फिर एक दिन पहाड़ का दिल टूट गया। उसने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। एक उसके आंसुओं का चश्मा बहने लगा कि अब तुम फिर चली जाओगी। जब उसको खुशी ने ऐसे देखा तो अगली दफ़ा, क्योंकि रहम दिल चिड़िया, अगली दफ़ा जब वो आई ना तो वो अपने साथ एक मूंछ पे बीज लेकर आई और उसने वो जो नरम नरम ज़मीन हो गई थी ना पानी के आंसुओं के चश्मे से, उसमें डाल दी। उसमें कोंबल निकल आई और फिर अगले साल एक और खुशी अपने साथ बीज लाई और फिर एक और बीज लाई। आहिस्ता आहिस्ता क्या देखते हैं कि पहाड़ में क्या खूबसूरत पौधे निकलने लगे, हरियाली आने लगी और ये देखते देखते कीड़े मकोड़े और चीज़ों ने भी आना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि खुशी आई और वो अपने साथ इस दफ़ा अपनी चोंच पे पता है क्या बीज नहीं लाई थी, एक तिनका लेकर आई और उसने उस तिनके से वो जो पहला बीज बोया था ना, उसको अब एक दरख्त बन गया था। उसमें उसने अपना घोंसला बनाया और फिर उसने पहाड़ को कहा, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अब मैं आपके पास हमेशा रहूँगी, यहीं घोंसला बनाऊँगी। तो ये तो कहानी छोटी सी थी पर मेरे ख्याल में कितना खूबसूरत इसमें सबक है कि एक सख्त पथरीले पहाड़ को भी छोट मुलायम सी नई नरम सी चिड़िया कैसे बदल सकती है।
तो बच्चों को भी ये कहने की बात है, आप भी तो इस चिड़िया की तरह प्यारे मासूम प्यारे मेरे बच्चे हो, लेकिन कभी ये सोचो नहीं हम इतनी बड़ी दुनिया से क्या कर सकते हैं। आप भी अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे तरीक़ों से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आजकल सबसे पहले मैंने कहा बार बार मास्क पहनेंगे, बिल्कुल सही। और कोई ज़िद नहीं करना मैंने बाहर जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। घर पे बैठ लो, हाथ धोने हैं और दूर रहना है, और फिर आप मज़े मज़े की कहानियाँ पढ़ें, किताबें पढ़ें। और ये क्या है आपके पीछे? ओह, ये एक बहुत प्यारी कहानी है, छोटी सी, जल्दी से बता दूं। ये पिछले हफ्ते हम सदकात की बात कर रहे थे, लेकिन वो मुझे बात भूल गई। एक मैं बात सुन रही थी कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास एक आदमी बड़ा परेशान आया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर में बहुत परेशानी है, मैं क्या करूं। और उन्होंने कहा 200 भूखों को खाना खिलाओ। बेचारा रोता हुआ आया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहले पैसे नहीं हैं। बुज़ुर्ग कैसे बात करें। किसी ने कहा, जैसे कहते हैं ना रब्बुल आलमीन, हमारे आलमीन हमारे एक इंसान के बारे में नहीं कहा, तो उन्होंने कहा तो भूखों को खाना खिला दो। आप आटे का एक ये देखें, थोड़ा सा लें, इतना सा आटा, और उन्होंने कहा आप बाहर रख दो, चूंटियाँ आएंगी, चिड़ियाँ आएंगी, खा लेंगे। 200 क्या 2000 भूखे खा लेंगे। तो ये देखिए ना कितनी छोटी सी चीज़ थी। इसी तरह मैं बाजरा भी लेकर आई हूँ। तो बच्चों को ये कहने का है कि ना सिर्फ ये कि आप अपनी फैमिली को हेल्प करें, कि अम्मी को अब्बा को आजकल के ख़ास तौर में हालात में तंग ना करें, उसके अलावा आप ये छोटी छोटी नेकियां हैं, बाहर थोड़ा सा पानी रख लें, बहुत गर्मी है आजकल, कोई कबूतर आके पी लेगा, बाजरा रख लें, और कूड़ा नहीं फेंके। बहुत परेशानी हो रही है आपको आजकल, ये रहम की बात है। और अगर आप कहीं जा रहे होते और आपको कोई चीज़ गलत नज़र आए, कटर खुला हुआ है, कुछ हुआ हुआ है, ये ना समझे मैं बहुत छोटा हूँ, कुछ बोल नहीं सकते, वहाँ किसी बड़े को ढूंढे और उससे कहे कि देखें ना अंकल, आपकी दुकान के बाहर ये जगह है, आप इसको बंद कर दें, खुदा ना खास्ता कोई गिर जाएगा। और रहम से ये भी होता है कि घर में आपके बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनका भी ख्याल रखें। तो अगर वक्त है, मैं एक छोटी सी आपको मुसद्दस से हाली, हर दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लामा इकबाल साहब की इस दफ़ा हाली की एक बहुत ही मशहूर नात है, ये नज़म है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। बच्चों ये आप समझ भी लेना, अगर बात नहीं समझ आती तो अपने बड़ों से, घर वालों से भी समझें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाले, बदअंदेश के दिल में घर करने वाले, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाले, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाले, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। हमारे कुरान शरीफ मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पर कुरनों से था जहल छाया, पलटती बस एक आमे उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए बहुत रहमतें लाए हैं। ये थोड़ी सी शकील है, मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मेरे बच्चों का पैगाम ये है कि जिस तरह आंटी ताशी आपकी वजह से खूब सीख रही हैं, गलती भी करती हैं, लेकिन कोशिश जारी है, आप भी इसी तरह करें, किताबें लाएं, नज़में लाएं, अच्छी बातें लाएं, और जो आजकल जो लॉकडाउन या घर में बैठने का टाइम, इसको वक्त को ज़ाया ना करें कि टैबलेट और ये टीवी और ये चीज़ें आखिरकार काम आएंगी। तो अच्छा सबक और किताबें और पढ़ें, और उस पर
और कहानियाँ सुने, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। एब्सोल्युटली। मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों से, वो ये है कि अगर आपके घर में आंटी ताशी ने, आप लोग अपनी एक ड्यूटी बना लें, इस रमज़ान एक चीज़ ट्राई करें, या तो पौधों का ख्याल रखें या बाहर चिड़ियों का या चूंटियों का या जो भी आपको पसंद है, पौधे पसंद है गो फॉर इट, और अगर चिड़ियाँ और चूंटियाँ वगैरह पसंद हैं तो फिर आप उनके खाने का हर रोज़ ख्याल रखें। आप उनको थोड़ा थोड़ा खाना दें, पौधे पानी खाते हैं और चिड़ियाँ वगैरह है बाजरा और जो आटा आंटी ताशी लाई हैं इस तरह की चीज़ खाते हैं। तो यू नो आप ये चीज़ें करें, आप देखना कि आपको कितना अंदर से अच्छा अच्छा फील होगा, वार्म वार्म फजी फजी। और पता है और क्या होगा, आपको बहुत ऐसे लगे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और बड़े हो गए हैं, और घर वालों को सबको पता चल जाएगा कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, है ना। और ज़ाहिर बात है, चूंटियों से बात ये थी कि उसमें कहानी में बता रहे थे कि कूपेक्स की ज़रूरत नहीं है कि उनको मार दो, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उनको खाना चाहिए, रिस्क चाहिए। आपने इतने चुल्ली भर आटा डाल दिया, वो तो मसरूफ़ हो गई खाने में। हाँ? तो क्या? अल्लाह भी आपसे बहुत खुश है कि ये तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। एब्सोल्युटली। और बाहर कुत्ते बिल्लियाँ जो भी हैं उन सब का भी आप ख्याल रखें। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच आंटी ताशी, आपका आने का और आपका काइंडनेस का और कंपैशन का पैगाम फैलाने का, हमेशा की तरह। वी लव यू फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई लव इट। एंड हम लोग आंटी ताशी से बाय द वे किसी को भी कभी भी किसी तरह की भी स्टोरी सुननी है तो हमें कॉल करें, या हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं, और हम आंटी ताशी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वो वाली कहानी सुनाए। इसी के साथ नाज़रीन, मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से बुलाऊँगी। हम लोग जा रहे हैं किसी एक नए मुल्क के सफ़र के ऊपर, कहाँ जा रहे हैं हम आपको लेके ये बताएँगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों ने आपको अभी जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लेके जाऊंगी दुनिया की सैर पे, और आज मैं आपको कौन से मुल्क लेके जा रही हूँ ये जानते हैं रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ हमारे शेफ द अमेजिंग अब्दुल कलीम अंसारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़ा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं इतना तो है। आप लोग आके ये प्रैक्टिस इन लोगों की तो बड़ी अच्छी हो जाती है, मेरी प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है। ये लोग आते हैं और मुझे ललचाते हैं और मैं कहती हूँ स्मेल सो गुड, और फिर मैं सोचती हूँ कि ओहो अभी तो बहुत घंटे हैं अफ्तारी के अंदर। तो मतलब हर दफ़ा ये जुल्म। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा डिलीशियस ही आपको चीज़ें दिखती हैं तो एवरीवन जो है ना। आज आप हमें कौन से वैसे मुल्क की सैर पे लेके जा रहे हैं? आज हम आपको लेके चलेंगे थाईलैंड। थाईलैंड। थाईलैंड हुआ तो क्या हुआ, हम लोग आपको पाकिस्तान में बैठ के जो है ना वो थाईलैंड लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, क्या क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, आज हमारे पास जो है थाईलैंड की एक रेसिपी है, थाई स्टाइल नूडल सैलेड, जिसमें हम डालेंगे नामजिम साते ड्रेसिंग। नामजिम साते ड्रेसिंग। और आपने कौन सा, मतलब किस तरह, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ज़रा कुछ? जी बिल्कुल, ये हमारे पास स्पैगेटी है, कॉल्सन वालों के स्पैगेटी है, जिसमें हम यूज़ करते हैं एज नूडल। कॉल्सन की स्पैगेटी यूज़ करिए आपने, एग नूडल्स में किए? ये स्पैगेटी हमने यूज़ की है। स्पैगेटी एग नूडल यूज़ करना चाहते हैं, जिसको एग नूडल्स पसंद है वो एग नूडल यूज़ कर सकते हैं। बीन स्प्राउट्स है हमारे पास, क्यूकम्बर है, डाइकॉन है, डाइकॉन आई मीन मूली, रेड बेल पेपर, डाइकॉन, हॉर्स रेडिश, मूली, रेड बेल पेपर है, और हमारे पास स्पिनच है जो इसके हम वेजिटेबल्स में यूज़ करेंगे। बाकी हमारे पास इधर ड्रेसिंग के सामान पड़ा हुआ है, हनी है, विनेगर, सोया सॉस, कोरिएंडर, रेड चिली, पीनट फॉर द गार्निश। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो थाई फूड है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वो ये है कि थाईलैंड के अंदर मिर्च जो है वो यहाँ पे होती है, मगर उसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो करते हैं, और वो ये करते हैं कि वो उसके अंदर खट्टा और मीठा, इन दो चीज़ों से अपनी वेरी हाई मिर्ची को बैलेंस करते हैं, उसको बैलेंस में लेकर आते हैं। मिर्चें सॉलिड होती हैं, मतलब
काफ़ी सॉलिड होती हैं, मगर उसको बैलेंस जो है ना बैलेंस करने वो बैलेंस लेकर आया जाता है। वो लेमन जूस और हनी या शुगर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम। अच्छा हम लोग आज बाय द वे एक और रेसिपी बनाएंगे। इस रेसिपी के बाद हम लोग रेड थाई करी बनाएंगे। आप लोगों को बताती चलूँ कि कॉल्सन नूडल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, इसकी स्पेगेटी यूज़ करी है। पिछले 50 साल से कॉल्सन पास्ता जो है वो हमारे किचन्स के अंदर यूज़ हो रहा है और उसकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि कॉल्सन जो है वो एक अमेजिंग किस्म की फैक्ट्री के अंदर बनता है जहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड की मशीन्स हैं और बेस्ट गंदों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे मशीनरी के ऊपर, यूरोपियन मशीनरी के ऊपर ये पास्ता जो है ये बनता है। जो इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी रेंज है, आप देख रहे हैं। हमारे पास भी यहाँ पे लॉन्ग मैकरोनी पड़ी है, लजानिया शीट्स हैं, हमारे पास ट्विस्टेड मैकरोनी है, एल्बो मैकरोनी है, स्पेगेटी है, एग नूडल्स हैं। एग नूडल्स और स्पेगेटी आप हम इस सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप अपनी पूरी फैमिली के लिए भी बाय द वे अगर आप कुछ झटपट बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए भी कुछ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की झटपट चीज़ बना सकते हैं। और वो इस तरह के इनकी एक रेडी लाइन है जिसके अंदर आप बेसिकली बहुत डिफरेंट और मज़ेदार फ्लेवर्स हैं जो कि आपकी फैमिली वाले जो हैं वो इन्जॉय करेंगे। तो अगर कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, वेरी ईजी, आप जाएँ, आप ये रेडी वाली लाइन से कुछ भी आपको जो भी पसंद आता है। हमारे पास मेरे ख्याल में आज यहाँ पे ग्रीन चिकन टिक्का और चिकन अचारी पास्ता पड़ा है। इसका बॉक्स लेकर आएँ, इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें और एक ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की चीज़ आप बना सकते हैं अपनी फैमिली वालों के लिए। हाँ जी शेफ़, हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है। जाते जाते हम लोगों ने ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक से भागते हुए पहले आप हमें जल्दी से बता दें कि हम क्या दो। ओके, हम सबसे पहले जो है वो ड्रेसिंग बनाना है जिसके अंदर हमने पीनट बटर यूज़ किया है। पीनट बटर के साथ हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हनी, शुगर एंड ये सारी चीज़ें, एक जो ड्रेसिंग है ओके उसको बना लेते हैं थोड़ी सी। सही है। अच्छा, रेसिपी कार्ड साथ में चल रही है। ये मैंने चॉप गार्लिक डाला है, पीनट साथ में, ठीक है। चॉप कोरिएंडर, सही है। धनिया स्टिक ओनली, धनिया। अच्छा, धनिया की स्टिक, उसके पत्ते नहीं है? पत्ते नहीं है, सिर्फ स्टिक है। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर सोया सॉस है हमारी, ठीक है, वेरी नाइस। विनेगर, सही। और स्पाइसी, फॉर स्पाइसी ये रेड चिली, रेड थाई चिली। हाँ बिल्कुल, हम इसमें ग्रीन चिली भी यूज़ करते हैं जिसको ग्रीन चिली का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है। रेड थाई चिली जो होती है, बर्ड आई चिली, ये काफ़ी ठीक ठाक स्पाइसी होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, भी बहुत केयरफुल हो। ये हनी, बिल्कुल ये हनी, और इसके अंदर हम डालेंगे साथ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, ओके। जब और इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। ठीक है। फिर हम जब तक ये चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, आप लोग जाएं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे, हम लोग अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, अपनी अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अब्दुल कलीम अंसारी जो कि बना रहे हैं एक नाम जेम नूडल सैलड। बिल्कुल ऐसी है, नाम जेम साटे नूडल सैलड। साटे नूडल सैलड। तो इसके अंदर साटे का वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली द पीनट बटर और क्रश पीनट्स हम सौते जो है ना यूज़ कर रहे हैं। यमी। अच्छा जी, आप लोगों को एक और बात बताऊं कि ये वाले इस तरह के जो ये क्विक खाने होते हैं ना, ये थैलियों में थाईलैंड पे बिल्कुल स्ट्रीट फूड्स पे आपको मिलते हैं। वहाँ पे चलते फिरते जो है ना आपको हर एक छोटे थे जहाँ पे हम ठेला जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे उन लोगों ने उस तरीके से वैसे कियोस्क बना के रखा हुआ होता है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाया हुआ होता है। और बाकायदा अब तो खैर ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड निकला है ना। बिल्कुल कियोस्क लगे हुए हैं, छोटे जो है ना फूड कार्ट्स बन रहे हैं, फूड कार्ट्स बनने लगे। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मतलब ठेला तो हमेशा वो पकोड़े और समोसे और बिरयानी तो ठेले पे हमेशा से मिलती थी। ऑब्वियसली हर मुल्क अपना बेचता है, बट थाईलैंड का ये जो ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर स्ट्रीट फूड ज़्यादा पॉपुलर है ओवर, बाय द वे वहाँ पे स्ट्रीट फूड इज़ मोर पॉपुलर फॉर ओवर रेस्टोरेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्टोरेंट वगैरह में ठीक है, वहाँ पे है रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन ये कि स्ट्रीट फूड्स में जितनी वहाँ पे जो रश होता है और जो वहाँ पे क्राउड आता है, जो वहाँ पे लोग बैठ के खाना चाहते हैं, और ये क्विक फूड्स वहाँ पे जितने मिलते हैं वो आउट क्लास हैं।
और वहाँ पर जो सुबह के वक्त सुबह एक बहुत पॉपुलर डिश मिलती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। वो एक बेसिकली ब्रॉथ बनाते हैं और उसके बिल्कुल प्लेन क्लियर ब्रॉथ होती है, एक यखनी टाइप की चीज़ होती है। उसके अंदर आप किसी भी तरह के मछली के बॉल्स होते हैं, उनके पास प्रॉन के होते हैं, चिकन के होते हैं, कोई भी उसके अंदर वो और वो डिफरेंट किस्म के उसमें जो है ना वो प्रोटीन्स आप डाल सकते हैं और सब्जी डालें एवरीथिंग, और वो थैली के अंदर आपको खातून देती हैं, आप घर जाके उसको निकालें। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको थाईलैंड के बारे में बताती हूँ कि इतने ज़्यादा स्ट्रीट फूड्स क्यों मिलते हैं, स्पेशली सिटीज़ के अंदर, जैसा बैंकॉक उनका कैपिटल दारुल हुकूमत है, तो वहाँ पर इसकी वजह ये है कि वहाँ पर हाउसिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और लोगों के घर के अंदर किचन्स लिटरली इतने से हैं, मतलब माचिस की डिबिया से भी छोटे किचन्स हैं, तो प्रेफर करते हैं लोग कि वो स्ट्रीट फूड से नीचे से अपने ठेले से जो भी उनके करीबी ठेला है, फेवरेट ठेला है, वहाँ से बिल्कुल वहाँ से लें और वो रेडी टू ईट एक तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ से अपना पिक करते हैं, घर पे जाते हैं और बस सर्व किया और खा लिया। बिल्कुल ऐसा ही झटपट खाना। अच्छा जी, आप रेसिपी स्टार्ट करें। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग बाउल हमारे पास नूडल्स हैं, स्पैगेटी मिर्च, ठीक है। हमने इसकी एक क्वांटिटी सही है ऑलमोस्ट सारी क्योंकि यूज़ करनी है हमने। सही है। बीन स्प्राउट्स बड़े आराम से अब आजकल दस्तयाब होने लगे हैं, काफ़ी सस्ते हैं। आपको पूरे का पूरा मूंग का जो बीन स्प्राउट है ये आपको मिल जाता है बेसिकली थैला 99 रुपये का। मैं बिल्कुल। अच्छा, ये क्यूकम्बर है, सीडलेस हैं, क्यूकम्बर सीडलेस जूलियन इसको कर लें आप, क्योंकि वो बीज वगैरह के साथ उसका वो जो वाटर रिड्यूस होता है ना वो ज़रा मज़ा नहीं करता। तो उन्होंने उसके बीज जो है वो काट के साइड पे कर दिए, साइड कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। डाइकन मूली, क्या बात है, यामी। अच्छा, रेड बेल पेपर एज यूजुअल, जैसे मैंने हर दफ़ा बताया कि मैं रेड बेल पेपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ कलरिंग। अगर आपको रेड बेल पेपर अवेलेबल नहीं है, आप इसमें रेड कैबेज डाल सकते हैं, ग्रीन कैबेज डाल सकते हैं। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप लोग आराम से इसका रेसिपी कार्ड फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जो हमने सैलेड ड्रेसिंग बनाई थी, ओफ लुक एट दैट, इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस एंड आई कैन स्मेल इट। आपको पता है, मुझे लगता है रोज़े के अंदर सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है ना, बिल्कुल बढ़ जाती है। और आपको बस सब कुछ दिल करता है कि आप एनीवे ये मेरी जब तक सेंस ऑफ स्मेल जो है, जब तक शेफ़ इसको मिक्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से बताती चलूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे रेडी टू ईट क्विकली तो अगर आज आपको अफ्तारी के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या बनाना है, तो मेरे ख्याल में आप कॉल्सन की जो रेडी टू ईट लाइन है ये बड़े आराम से बाय द वे किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर से बहुत ईज़िली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, आप जाके लेकर आएँ, इससे आप बनाएँ। और रात को एक अजीब सा आफ्टर अफ्तारी और बिटवीन अफ्तारी एंड सहर एक अजीब सी बेवक्त की भूख लगती है, स्पेशली वीकेंड पे जब मूवी शूवी देख रहे होते हैं, तो उस टाइम के लिए भी आप ये बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत मज़े के यमी फ्लेवर्स आते हैं, तो गो एंड गेट द फ्लेवर ऑफ योर प्रेफरेंस और आप बनाएं। हम यहाँ पर हम भी ये हमारी जो है हमारी सैलेड मिक्सिंग हो चुकी है। नूडल्स हमने भी आपको बताया कि आप कॉल्सन के नूडल्स अगर ला रहे हैं तो उनको आप यूज़ कैसे करें। हाय ठीक, ज़बरदस्त, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा जी, जब तक आप ये कर रहे हैं मैं क्लीन अप करती हूँ और अब हम अगली रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम, मुकाबला सख्त है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो रोस्टेड पीनट्स हैं, चॉप पीनट्स, इसको हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, स्प्रिंकल कर सकते हैं। ओफ दिस लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ओके शेफ़, आप अपनी अगली रेसिपी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसको आगे कर दें। सही है, उनको आप स्टार्ट कर लें जी। बिल्कुल, अगली रेसिपी हमारे पास थाई रेड कड़ी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सही, और बहुत एक ऑथेंटिक रेसिपी है। सही, ठीक है। और आप बताएं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे पास हैं जुकीनी, ब्लांच जुकीनी, मारू कद्दू, चेरी टमाटो, फिश सॉस, रेड चिली, लाइम लीफ और ये रेड कड़ी पेस्ट, जो कि नॉर्मली आजकल मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, ब्राउन शुगर, कोकोनट मिल्क फॉर द ब्रॉथ। ठीक है, और वो नीचे पड़ा है हमारे पास चिकन। बिल्कुल, हम लोग मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं
मैं चूल्हा ऑन कर। चिकन जो है वो पहले से मैरिनेटेड है। ठीक है, इसमें मैरिनेशन में क्या डला हुआ है? मैरिनेशन में जस्ट सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, एंड ऑलिव ऑयल, दैट्स इट। ठीक है, आपने पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले तो हमें जो है वो पैन को अच्छे तरीके से हीट कर लेना है, ताकि हम जो इसके अंदर चिकन जब भी पकाने के लिए स्टार्ट करें तो चिकन इसके अंदर चिपके नहीं। चिपके नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में हम लोग चिकन को से भूनेंगे पहले? जी बिल्कुल, इसके अंदर जब सौते होगा फिर उसी के साथ ही साथ सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ ही। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग इस रेसिपी को लेके आगे बढ़ेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त शेफ़ कलीम, जो कि हमारे लिए बना रहे हैं रेड थाई करी। इसके अंदर तेज़ गर्म हो चुकी है वॉक, इन्होंने बोला था, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। अब इसके अंदर चिकन जा रही है, चिकन हमने जो कि मैरिनेटेड है, बोनलेस चिकन। सही है, बोनलेस चिकन मैरिनेशन है, सॉल्ट एंड पेपर है और ऑलिव ऑयल है। अगर आपको कोई जिसमें मैरिनेशन करना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जो है ना चिली पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाले चूल्हे पे करिए, आपके करीब हो जाएगा। हाँ, है ना? अच्छा जी, जब तक शेफ़ ये कर रहे हैं, मैं आज के विनर्स अनाउंस करना चाहती हूँ। हमारे पास दो हैं फ्रॉम कराची, हमारे साथ शहजाद मुग़ल और अरूज फातिमा का जवाब बिल्कुल सही था। तो शहजाद मुग़ल और अरूज फातिमा जो है उन्होंने कॉल करके सही जवाब दिया कराची से, और हमारे साथ अफीफ़ा ने लाहौर से सही जवाब दिया। तो कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। जशन, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा, जिनसोए और बर्गर लैब की जानिब से अपनी अफ्तारी जो है वो मुबारक हो। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब चिकन तो लग रही है, चिकन यहाँ पे हमने जो है वो एक तरह की हाफ डन करनी है। सही है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उसके साथ ही ये सारी चीज़ें कुक होंगी। ठीक है, हाफ हम चिकन अगर एक साथ ही पहले हाफ डन कर ले, बाकी की चीज़ें डालेंगे तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको हार्ड हो जाएगा, खाने में जूसी फ्लेवर नहीं आएगा। सही है, हो गई है वैसे हाफ, ऑलमोस्ट हाफ डन हो गई हमारी। सही, ठीक है। इससे सबसे पहले हमने डाला है लाइम लीफ। लाइम लीफ का फ्लेवर जो है वो ऑयल में थोड़ा सा सौते हो जाए ताकि नूडल्स के साथ आ जाए। ठीक है, सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग लाइम लीफ का फ्लेवर जो है वो पसंद नहीं करते हैं, बट हम बेसिकली ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं तो हमें ये डालना लाजमी है। अच्छा, लाइम लीफ भी दो तरह के आते हैं, आप लोग मार्केट पे लें जो थोड़ा ब्रॉड वाला होता है, वो उसके अंदर थाई लाइम लीफ और लोकल लाइम लीफ में फ़र्क होता है। ये हमने रेड चिली पेस्ट रेड कड़ी पेस्ट डाल दिया हमने ये। ठीक है, ठीक है, रेड कड़ी पेस्ट को भी इसके अंदर थोड़ा सा पकाएंगे और सही, ताकि इसका अपना फ्लेवर सही तरीके से निकल कर आए। सही। अच्छा, कॉल्सन की जो रेंज है, मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा से बताती चलूँ कि कॉल्सन पास्ताज जो हैं, ये लोग बहुत सारे तरह तरह के पास्ताज बनाते हैं। इनकी बहुत वाइड वैरायटी है और इनके पास एक रेडी लाइन भी है जो कि आप कभी भी अपने घर के अंदर ला सकते हैं। एग नूडल्स स्पेशली फॉर व्हेन एवर यू डूइंग ऑल दी सॉर्ट ऑफ रेसिपीज़, जहाँ पर आप थोड़े से एशियन खाने बना रहे हैं, तो एशियन से लेके कॉन्टिनेंटल खाने सब आप लोग बना सकते हैं। रेड कड़ी जा चुकी है हमारे चिकन के अंदर और खुशबुएं मुझे दीवाना कर रही हैं। ओके, ये हमारे पास है फिश सॉस। ओके, फिश सॉस को भी थोड़ा सा पका लेना बेहतर है, क्योंकि उसकी फिर वो जो स्मेल होती है वो। अच्छा, मुझे पर्सनली फ़िश सॉस की स्मेल बहुत पसंद है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं ये हींग आ रही है वगैरह वगैरह। बट फ़िश सॉस जब किसी भी आप खाने के अंदर ऐड करते हैं, जो भी रेसिपी कॉल्स फॉर इट, आप ज़रूर डालें, क्योंकि इसका कोई वो नहीं होता, इसका कोई फ्लेवर का इसका नहीं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। बाय द वे ऑल्टरनेट नहीं होता ये कि सॉस का कोई अगर रेसिपी कहती है ना, जिसका हम कहते हैं कि वो फलानी चिली इस्तेमाल कर लें, ऑल्टरनेट हम बताते रहते हैं। जैसा भी ये ब्राउन शुगर डाल रहे हैं, इसका ऑल्टरनेट है, इसका ऑल्टरनेट हनी भी है, इसका ऑर्डिक शुगर भी है, इसका ऑल्टरनेट आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैगरी, बहुत सारे आपके ऑल्टरनेट्स हैं फॉर ब्राउन शुगर, मगर फिश सॉस का नहीं है, सोया सॉस का भी नहीं है। ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो गुड।
जुल्म है ये मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप रेस्टोरेंट है ना? हाँ ओके। ओके, एट द एंड हमने जो है वो कोकोनट कड़ी बनाने के लिए कोकोनट मिल्क इसको पोर कर देना है। ठीक है। अच्छा, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम के अंदर जो फ़र्क होता है, कोकोनट मिल्क जो होता है वो इतना गाढ़ा नहीं होता, कोकोनट क्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। इसको हम एक सेकेंड। अच्छा, शेफ़ कलीम जो है वो शेफ़ हैं और मैं एक मम्मी भी हूँ साथ साथ। बिल्कुल, है ना? अच्छा, अगर कोकोनट मिल्क अवेलेबल ना हो तो कोकोनट क्रीम में बन कोकोनट क्रीम में बन सकती है, ये कोई मसला नहीं। बिल्कुल बन सकती है। लेकिन ये कि आपको और ये कि थोड़ा पाउडर जो होता है आपको वाटर का यूज़ करना पड़ेगा उसके साथ। सही है, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और जो पाउडर होते हैं कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना हम उसको बनाते हैं। अच्छा, जो यहाँ कोकोनट पाउडर आता है ना उसके पीछे बाय द वे 2 तरह की क्वांटिटीज़ लिखी होती हैं और जनरली थाईलैंड से आता है। इसके पीछे लिखा होता है कि इसका कोकोनट मिल्क बनाना है तो कितना पानी डालें, कोकोनट क्रीम बनानी है तो कितना पानी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसे है। अच्छा, ये चीज़ अभी हमने जो ना थोड़ा सा इसको सिमर के पर छोड़ देना ताकि ये थिक हो जाए। सही। मैं भी बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर ज़रा आपके लिए क्लीन अप स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लावर लोग डाल देते हैं अक्सर थाई खाने में, आप उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, कॉर्नफ्लावर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता थाई खानों में। जो है वो सिर्फ बुरी ऐसे बात नहीं कहेंगे थोड़ी सी और? नहीं, बुरी बात रमज़ान की वजह से नहीं कहेंगे। कॉर्नफ्लावर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता थाई खानों में। जो है वो ये कोई भी शेफ सुन के चीखे मार देता है जब वो ये सुनता है कि कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं करी इसको थिक करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, करी इसको थिक करने के लिए और दूसरे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हाँ। अच्छा, लोग कभी कभी रेड फूड कलर भी डालते हैं। ये इस वक्त कलीम सोच रहा हूँ, कलीम मुझे थप्पड़ मारने वाले। ये कलीम, ये मेरे कान में कोई सवाल पूछा, मैं नहीं पूछ रही, प्रॉमिस। ओके। नहीं, रेड फूड कलर भी हम नहीं डालते। बेसिकली थाई चाइनीज़ वगैरह की जितनी भी ऐसी डिशेज होती हैं वो ऑलरेडी देखें इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ करते हैं। वो जो अपनी सॉसेस बनाते हैं, जो पेस्ट उनकी बन रही होती है ना, वो ऑलरेडी इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी नेचुरल यूज़ हुई हुई होती हैं जिसका नेचुरल एक कलर आ रहा होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। तो अगर आप इसमें रेड फूड कलर डालेंगे तो ये एंग्री किस्म का, ये बहुत ही बस इसका बहुत अजीब सा जो है ना लुक हो जाएगा। आप इसके अंदर कलर्स के लिए कुछ और दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेड करी में बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है लोग यूज़ करते हैं, लाइक मैंने प्रोटीन यूज़ किया है। किसी को अगर वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं लोग, इसके अंदर फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल का यूज़ कर सकते हैं, टोफू यूज़ कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिश आउट का टाइम आ चुका है, हम वेजिटेबल्स अपनी डाल के बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो पहले से ब्लांच हुई हुई हैं। ये जुकीनी डाल दी हमने, ठीक है। ये चेरी टोमेटो है, सही है, सही है। और ये रेड चिली। रेड चिली हमने पकानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफ़ी रेड पेस्ट जो है वो उसमें है, स्पाइसी होती है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का, कलीम आपका आने का और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाने का और मुझे टॉर्चर करने का। टॉर्चर? मैं ये मतलब ओके, बंद कर दूँ आँख? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाय 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 हाय, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। इट्स लुकिंग बाय द वे वेरी वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस। प्लीज़ ये रेसिपी आप लोग घर पे रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप कलीम को आई एम श्योर दुआएं देंगे और कलीम सवाब मिलेगा आपको ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लोगों को सिखाने, लोगों का दिल ललचाने का रोज़े के टाइम पे। एंड ओके, गार्निश के तौर पे जो है वो ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं, रेड चिलीज डाल सकते हैं जस्ट फॉर गार्निश। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना संडे एंजॉय कीजिएगा। एंजॉयमेंट का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सब लोग बिल्कुल क्रेज़ी होके मॉल भागें। खुदा के वास्ते थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग ट्राई करें इस साल, क्योंकि कोरोना जो है उसकी तीसरी वेव जो है वो काफ़ी सीरियस है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो लेट्स ऑल बी केयरफुल। अपनी घर पे हम आपको कितना कुछ सिखा रहे हैं कि आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज कलीम ने आपको 2 इंसेन किस्म की रेसिपी सिखाई हैं फ्रॉम थाईलैंड। कल हमारे पास मेहमान आए थे, वो DIY प्रोजेक्ट सिखाए थे। देयर इज़ प्लेंटी टू कीप यू ऑक्यूपाइड एंड कीप यू एंटरटेन्ड एट होम। कुछ नहीं तो नेटफ्लिक्स ही देख लो। न्यू एम्स्टरडैम में आजकल देख रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, प्लीज़ ट्राई वॉचिंग इट। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू ऑल्सो एंजॉय योर संडे एंड आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह हम आपको अब अगली दफ़ा की फरमाइश आज से ही दे देते हैं, मैंने सोच लिया है और ये मैं अपने साथ अपने अफ्तारी के लिए लेके जा रही हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।